नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। अलीगढ़ शराब कांड की बात करते हैं, जिसमें सीएमओ बीपी सिंह कल्याणी के मुताबिक अब तक 26 लोगों की जान जा चुकी है। 24 लोगों का जिला हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। 15 मरीज वेंटिलेटर पर हैं। साथ ही कुछ लोगों का निजी अस्पतालों में भी इलाज चल रहा है। जबकि बीजेपी सांसद सतीश गौतम का कहना है कि मृतकों की संख्या 30 से 35 हो सकती है। इस मामले में पुलिस अब तक एक महिला समेत 8 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। 2 फरार आरोपियों पर 50-50 हजार रुपए का इनाम घोषित है। इस मामले में अब तक आबकारी विभाग के 5 अधिकारी और लोधा के थानाध्यक्ष को निलंबित कर दिया गया और पूरे मामले की जांच एसपी क्राइम को सौंपी गई है। सीएम के आदेश के बाद आरोपियों की संपत्ति की कुर्की की तैयारी भी चल रही है। अलीगढ़, जहां पर शराब पीने के बाद लोगों की तबीयत बिगड़ी और बड़ी संख्या में लोग हॉस्पिटल पहुंच गए और अब तक 26 लोगों की मौत की पुष्टि शराब पीने की वजह से हुई है, ये प्रशासन कर चुका है। और वहीं कई लोग अभी भी हैं जो कि हॉस्पिटल में अलग अलग अस्पतालों में इलाज चल रहा है। इनमें से 15 लोगों की स्थिति गंभीर बताई जा रही है। हालांकि बीजेपी नेता का तो दावा यहां तक है और गाँव वालों का दावा यहां तक है कि मृतकों की संख्या 30 से 35 पहुंच चुकी है। इस वक्त हमारे साथ लखनऊ से रंजना जुड़ चुकी है। रंजना, ये मामला हल्का नहीं है, बहुत भयानक, बहुत भयंकर, और ऐसे पहले भी कई मामले सामने आए। हर बार कार्रवाई होती है जरूर, लेकिन रुक नहीं रहे ये मामले। देखिए, सरकार लगातार इस मामले में कार्रवाई कर रही है। संख्या ये बताई जा इस मामले में कार्रवाई कर रही है और आबकारी अधिकारियों से लेकर के और जिस तरह से जांच कमेटी बैठाई गई। और ये शराब पी के मौत की घटनाएं जो हैं, ये अलीगढ़ की पहली घटना नहीं है। कई बार ऐसी घटनाएं हो चुकी और इस पे जो है रोक नहीं लग पाता है। तो सबसे ज़रूरी है इस पे रोक लगाना और किस तरह से रोक लगे इस पे सोचना होगा सरकार को। लेकिन कार्रवाई अगर हम कहें तो कार्रवाई हो रही है, जाँच भी बैठाई गई है और देखना होगा कि इस पे किस तरह से जो है अंकुश लगाया जा सकता है, क्योंकि इस तरह की घटनाएं लगातार हो रही हैं। बिल्कुल रंजना, और अलीगढ़ में इस वक्त क्या हो रहा है, क्या हलचल है, प्रशांत से जान लेते हैं। प्रशांत हमारे साथ जुड़े हैं। प्रशांत, अलीगढ़ की स्थिति बताएं। वहां पर कई सारे लोग हैं जो अभी भी हॉस्पिटल में हैं, जांच भी चल रही है, क्या अपडेट आपके पास? जी बिल्कुल, देखिए अब तक शराब पीने से 26 लोगों की मौत हो गई है और साथ में जो अभी 14 लोगों को वेंटिलेटर पर रखा गया है, उनका उपचार जारी है। करीब 2 दर्जन ऐसे लोग हैं जो हॉस्पिटल में अभी हॉस्पिटलाइज हैं। सारे मामले में अभी तक पुलिस ने कार्रवाई जरूर की है, लेकिन जो आरोपी है जिन पे 50-50 हजार का इनाम घोषित है, वो अभी भी पुलिस की गिरफ्त से दूर है। अभी तक पुलिस उनको गिरफ्तार नहीं कर पाई है। और इसलिए तो कार्रवाइयों पर सवाल उठता है। सवाल इसलिए उठता है कि कई गिरफ्तारी होती तो जरूर है, लेकिन वो छोटी मोटी गिरफ्तारियां होती है। जो बड़े नाम होते हैं वो तो बच निकलते हैं। बिल्कुल, जिस तरीके से 50-50 हजार का इनाम घोषित किया जाता है, एसएसपी कलानिधि जी जो है उनको गिरफ्तार नहीं करा पाते हैं और पूरा पुलिस अमला लग जाता है। लेकिन उसके बावजूद भी 50-50 के हजार के 2 वांटेड अपराधी अभी भी पुलिस की गिरफ्त से दूर रहते हैं। हालांकि लगातार मौतों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। जिस तरीके से जहरीली शराब कांड ने यहाँ दहशत मचा रखी है, पूरे गांव में आंखें नम है, रो रो कर परिवारों का बुरा हाल है। जिस तरीके से लोग आज भी अस्पतालों में जिंदगी और मौत से चली गई है। गांव वाले 30 से 35 लोगों की मौत का दावा कर रहे हैं। तो एक दो नहीं बल्कि 3-4 गांव में यहां पर मातम की स्थिति है। प्रशांत, धन्यवाद इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए। रंजना, आप हमारे साथ बने रहे। अगली खबर का रुख करते हैं। अगली खबर लखनऊ से, जहां पर देर शाम सीएम आवास पर हाई लेवल मीटिंग हुई और इस बैठक में जिला पंचायत अध्यक्ष, ब्लॉक प्रमुखों के चुनाव को लेकर रणनीति बनाई गई। बीजेपी प्रत्याशियों को जिताने के लिए इस बैठक में रणनीति बनी। बैठक में सुनील बंसल के साथ ही दोनों उप मुख्यमंत्री, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और सीएम योगी आदित्यनाथ मौजूद थे। पूरी रणनीति पर काफी देर तक मंथन होता रहा। रंजना हमारे साथ लखनऊ से बनी हुई है। रंजना, कल की मीटिंग से क्या निकला? मीटिंग में जो मंथन, उस मंथन के बाद निकला क्या आखिर?
मेनका देखिए, जिला पंचायत अध्यक्ष पद का चुनाव बीजेपी के लिए नाक का सवाल है, क्योंकि जब जिला पंचायत सदस्यों वाले त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में जब इन लोगों का परिणाम आया था पंचायत सदस्यों का, तो वो बहुत फेवरेबल नहीं रहा था बीजेपी के लिए और निर्दलीय प्रत्याशी काफी संख्या में जीते थे। तो अब बीजेपी की रणनीति ये है कि किस तरह से निर्दलीय को अपना बनाया जाए और किस तरह से जिला अध्यक्ष पद का चुनाव जीता जाए। इसके लिए बीजेपी ने अपनी शुरुआत कर दी है। कल यहाँ पे 5KD पे बैठक हुई और बैठक में किस तरह से निर्दलीय प्रत्याशियों को अपना प्रत्याशी बना लिया जाए, बीजेपी में उनको शामिल किया जाए। और जो लोग, क्योंकि उसमें से अधिकांश लोग मेनका वो हैं जो बीजेपी से टिकट न मिलने से नाराज होकर के और चुनाव लड़े हैं। बीजेपी ने पहली बार अधिकृत रूप से प्रत्याशी जारी किया था अपना जिला पंचायत सदस्य के पद के लिए, और इस तरह से जो बीजेपी के सामने परिणाम आया उसके बाद से बीजेपी ने अपनी रणनीति में बदलाव। ऐसे कुल कितने लोग होंगे जो निर्दलीय तौर पर जीते हैं और जो बीजेपी से जुड़ सकते हैं? कितने लोगों के नाम पर मंथन कल की मीटिंग में? देखिए मेनका, अगर इसके लिए उदाहरण हाथरस की उदाहरण है कि रामवीर उपाध्याय की पत्नी जो कि पूर्व मंत्री रह चुके हैं और उनकी पत्नी ने, सीमा उपाध्याय ने अपनी देवरानी को ही हराया था जो कि बीजेपी की प्रत्याशी थी। अब वो निर्दलीय जीत चुकी हैं और वो बीजेपी में शामिल हो चुकी हैं। तो इस तरह से बीजेपी ने अपनी पहल शुरू कर दी है और ऐसे प्रत्याशियों को मिलाने की शुरू की है। लेकिन बीजेपी के सामने दूसरी चुनौती ये है कि बहराइच जैसे जिला अगर हम दिखाएं आपको कि वहाँ बीजेपी की विधायक है माधुरी वर्मा, उनके पति ने समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर लिया है। तो ऐसे में जो जिलों में जो स्थिति है उससे कैसे निजात पाई जाए, वैसे कैसे जो उनके अपने दूर ना हो जाए, क्योंकि आने वाले समय में विधानसभा भी चुनाव है। तो इसलिए ये मीटिंग काफी महत्वपूर्ण हो जाती है और जिला पंचायत अध्यक्ष पद पे जीत बीजेपी के लिए काफी मायने रखती है। मेनका, धन्यवाद रंजना इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए। तो बीजेपी के लिए यहाँ पर स्थिति ऐसी है कि ठीक है, इलेक्शन पंचायत चुनाव में नतीजे जो हैं बहुत फेवरेबल नहीं रहे, लेकिन उसे किस तरीके से अपने पक्ष में मोड़ा जा सके, निर्दलियों को अपने साथ ला करके अपनी स्थिति को मजबूत कैसे बनाया जाए, इस पर मंथन और आगे की रणनीति तैयार की जा रही है। इधर कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए समय यूपी में कोरोना कर्फ्यू चल रहा है, जो कि 31 मई तक यानी कि कल तक है इसकी मियाद। कोरोना कर्फ्यू के आगे बढ़ाने या नियमों में ढील देने पर यूपी सरकार आज टीम 9 की बैठक के बाद कोई फैसला कर सकती है। फिलहाल प्रदेश में कोरोना के नए मामले 3000 के नीचे पहुंच चुके हैं। ज्यादातर जिलों में कोरोना के मामलों में लगातार कमी देखने को मिल रही है, लेकिन पश्चिमी यूपी की बात करें तो अभी भी ज्यादा मामले लगातार यहां पर देखने को मिल रहे हैं। ऐसे में कोरोना कर्फ्यू को लेकर यूपी सरकार के फैसले पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं और वो भी तब जब दिल्ली सरकार ने पहले ही अनाउंस कर दिया है कि 1 जून के बाद से थोड़ी नरमी बरती जाएगी, कोरोना कर्फ्यू को धीरे धीरे खोला जाएगा। अब यूपी पर सबकी निगाहें टिकी हैं कि यूपी में क्या फैसला लिया जाता है। एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, तुरंत लौटेंगे, आप बने रहे हमारे साथ। पूर्व मुख्यमंत्री वीर बहादुर सिंह की पुण्यतिथि पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने उन्हें श्रद्धांजलि दी है। ट्वीट कर सीएम ने कहा, जनप्रिय राजनेता, कुशल प्रशासक और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री श्री वीर बहादुर सिंह जी को उनके पुण्यतिथि पर भावभीनी श्रद्धांजलि। और कोरोना काल में लोग कोरोना योद्धा बनकर लोगों की मदद की कहानी तो आपने कई बार सुनी होगी, लेकिन आज जो कहानी हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो आपको इन्हें सलाम करने पर मजबूर कर देंगी। अगर कुछ कर गुजरने की चाहत हो तो कोई भी मुश्किल काम आपके सपनों के आगे आड़े नहीं आ सकता। वो कहते हैं ना, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। ऐसा ही काम मेरठ के कुछ दिव्यांग मिलकर कर रहे हैं। तस्वीरों में दिख रहे लोग बेसहारा नहीं हैं, बल्कि ये खुद दूसरों का सहारा बन रहे हैं। मेरठ के दिव्यांगों ने मिलकर दिव्यांग ढाबा खोल दिया। यहाँ काम करने वाला हर शख्स दिव्यांग है। दिव्यांग ही किचन संभालते हैं, दिव्यांग ही वेटर का कार्य करते हैं, दिव्यांग ही मैनेजमेंट करते हैं। अब इस दिव्यांग ढाबा ने कोरोना काल में अनूठी और जज्बे वाली पहल शुरू की है। दिव्यांग ढाबा अब लोगों को निःशुल्क भोजन उपलब्ध करा रहा है। रोजाना 75 से 100 लोगों का भोजन दिव्यांग ढाबे की तरफ से निःशुल्क दिया जा रहा है।
जब लोग कोरोना काल में हार मानकर घरों में कैद थे, तब मेरठ के दिव्यांग साथी गरीबों के लिए मददगार बनकर सामने आए। एक कॉल की दूरी पर उनका ढाबा है और उस ढाबे से उन लोगों की मदद करने का काम करते हैं। जो लोग 2 वक्त की रोटी के लिए तरसते हैं, उनका पेट भरने का भरोसा देते हैं। आज के समय में दिव्यांग मेरे जो साथी हैं, उनकी स्थिति बहुत ज़्यादा खराब है और उनकी स्थिति को देखते हुए मेरा दायित्व बनता है कि मैं उन्हें शायद भूखे पेट ना सोने दूं। इस ढाबे को चलाने वाले संचालक भी दिव्यांग हैं और उन्होंने दिव्यांगों की मदद का हाथ बढ़ाया है। इनकी माने तो रोजाना वो 75 से 100 लोगों को फ्री में खाना डिलीवर करते हैं और अगर कोई रात में भी फोन कर खाने की पुकार करता है तो उनको भी खाना पहुंचाने का काम करते हैं। भी हमारे कार्य ये थोड़ा बहुत जो भी हमारा प्रयास है कि कंटिन्यू लगातार जिस टाइम से ये कोरोना चला है उस दिन से लेकर आज तक ये लगातार कंटिन्यू हमारा कार्यक्रम जारी है। वैसे आपके मन में सवाल होगा कि दिव्यांग लोग कैसे अपने ढाबे को चलाते होंगे और हर दिन 100 लोगों को खिलाने का खर्च कहां से निकालते होंगे। तो इस नेक काम को देखकर लोगों ने भी मदद का हाथ बढ़ाया है और दिव्यांगों की इस टीम को पैसों के जरिए मदद कर लोगों को राहत पहुँचाने का काम कर रहे हैं। जब से कोरोना काल चला है, जब से मैं इनके पास ही हूँ, सुबह शाम तक जो हेल्प होती है मैं खुद करता हूँ इनकी। इनके साथ देते हैं, अपना किचन संभाल। समय बीतने के साथ दिल्ली बाईपास पर बने इस दिव्यांग ढाबे की पहचान एक मददगार के तौर पर बनकर उभरी है, क्योंकि इस दिव्यांग टीम ने मिलकर जो काम किया वो हर कोई करने की हिम्मत नहीं जुटा पाता, जो इन सब ने मिलकर किया है। शहर में एक अच्छा संदेश जाएगा इससे कि क्या कहते हैं विकलांगों के लिए प्रयास कर रहे हैं कि क्या कहते हैं उन्हें खाना समय से मिले। एक किचन चलाई गई है विकलांगों के लिए, ये अच्छा प्रयास है, एक समाज में अच्छा संदेश जा रहा है इससे। वैसे दिव्यांग ढाबे का मालिक सचिन तेंदुलकर को प्रेरणा मानता है, लेकिन ये खुद दूसरों के लिए किसी प्रेरणा से कम नहीं है। जो लोग दूसरों का पेट भरने का काम कर सकते हैं, उन गरीबों के लिए अमित शर्मा किसी भगवान से कम नहीं है। भले ही अमित शर्मा सचिन तेंदुलकर को अपना भगवान मानते हो, लेकिन वो भी उन गरीबों के लिए किसी खुदा से कम नहीं है जो खाने के लिए तरसते हैं। न्यूज़ 18 के लिए मेरठ से उमेश श्रीवास्तव की रिपोर्ट। न सिर्फ दिव्यांग साथी बल्कि गरीबों को भी निःशुल्क भोजन उपलब्ध करा रहे हैं। अमित शर्मा जैसे दिव्यांग जनों से और लोगों को भी प्रेरणा लेनी चाहिए और गरीबों की मदद को आगे आना चाहिए। इसीलिए कहा जाता है, ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, इन मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। कैमरा पर्सन अभिषेक शर्मा के साथ उमेश श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 मेरठ। इधर सीएम योगी आदित्यनाथ ने हिंदी पत्रकारिता दिवस की बधाई दी है। सीएम ने ट्वीट किया है कि स्वाधीनता आंदोलन से लेकर वर्तमान समय तक सामाजिक जागरण और राष्ट्र निर्माण में हिंदी पत्रकारिता का अभूतपूर्व योगदान है। हिंदी पत्रकारिता दिवस की सभी पत्रकार जनों को शुभकामनाएं। और कोरोना काल में बहुत से मरीजों की जान चरमराई स्वास्थ्य व्यवस्था ने ले ली, क्योंकि उन्हें न तो समय पर इलाज मिला और न ही दवा। वेंटिलेटर और ऑक्सीजन की कमी से भी लोग जूझते रहे। स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही का एक नमूना कानपुर के हैलेट हॉस्पिटल में भी देखने को मिला। यहाँ पर बहुत से ऐसे मरीज सिर्फ वेंटिलेटर न होने की वजह से भर्ती नहीं हो सके, जिससे बहुत से लोगों की जान चली गई। ऐसे में मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य ने शासन को पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि हैलेट को पिछले साल 26 वेंटिलेटर मिले थे, उसे शासन वापस ले ले, क्योंकि 1 साल के बाद भी इन्हें इंस्टॉल नहीं किया जा सका है। और ऐसे में अब सवाल ये उठता है कि 1 साल से ये वेंटिलेटर यहाँ धूल क्यों फेंक रहे हैं। अगर इन वेंटिलेटर्स को इंस्टॉल कर दिया गया होता तो क्या कई मरीजों की जान नहीं बचाई जा सकती थी। वो एक बार वेंटिलेटर है जिनको कंपनी ने ही इंस्टॉल किए थे और एक बार चेंज हुए थे, और वो वेंटिलेटर डब्बे जो इस समय हाई लेवल ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट होती है उतना इसकी इफेक्टिव नहीं है, इसलिए उनको वापस किया जा रहा है और उसकी जगह पर वेल्थ वेंटिलेटर। कोरोना की सेकेंड वेव के पीक के समय में तमाम लोगों की सांसें उखड़ रही थी। उस वक्त हैलेट के स्टोर रूम में 26 वेंटिलेटर धूल फेंक रहे थे। इन वेंटिलेटर्स को अगर समय रहते इंस्टॉल कर दिया गया होता तो कई मरीजों की जान बचाई जा सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लापरवाही से हुई मौतों के लिए जिम्मेदार कौन है और इसका जवाबदेह कौन है? श्याम तिवारी, न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश कानपुर।
कानपुर का हैलेट अस्पताल एक बड़ा अस्पताल है। न सिर्फ कानपुर के लोग बल्कि आसपास के लोग भी यहां पर आते हैं, मरीज आते हैं। लेकिन कोरोना के फर्स्ट वेव से लेकर दूसरी वेव तक लगातार शिकायतें इस अस्पताल को लेकर आती रही हैं, लेकिन कोई सख्त एक्शन हॉस्पिटल के खिलाफ अब तक नहीं लिया गया है। उधर मेरठ के रहने वाले 92 साल के बुजुर्ग महेंद्र सिंह ने इस उम्र में भी अपने हौसले से कोरोना को मात दी है। वे बताते हैं कि जब उनकी रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई थी तो थोड़ा घबरा गए थे, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और घर पर आइसोलेट होकर डॉक्टर्स की देखरेख में इलाज करवाते रहे और पूरी तरह से अब स्वस्थ हो चुके हैं। महेंद्र सिंह एक फ्रीडम फाइटर हैं और गांधी जी के साथ आजादी के आंदोलन में भी शरीक हो चुके हैं। का जो रिजल्ट मेरे बच्चों ने कराया तो उस समय मेरा रिजल्ट पॉजिटिव आया। पॉजिटिव सुनकर मुझे भी थोड़ी सी चिंता हुई, बच्चों को ज्यादा हुई। मैंने समझाया कि कोई बात नहीं, मैं ठीक हो जाऊंगा। और डॉक्टर करनाथ सरोही जो MD फिजिशियन है और मेरठ में ही प्रैक्टिस करते हैं, मेरा इलाज उनकी देखरेख में हुआ। मैं इस समय बिल्कुल ठीक हूं। एक ब्रेक के लिए रुकेंगे। खबरों का सिलसिला न्यूज़ 18 पर जारी है।